मैं क्या नहीं, नमस्कार सर। नमस्कार आदित्य। जी सर। आदित्य L1 एक बड़ा चर्चित टर्म आया था, सुना था इसके बारे में? जी सर। क्या है वो? क्या था वो? सर आदित्य L1 इसरो का एक सौर मिशन है जिसमें इसरो ने इसको 2023 में लॉन्च किया था, जिसमें हम सौर आधारित गतिविधियों को सर जानेंगे इसमें, और सूर्य का जो पृथ्वी पर प्रभाव पड़ता है उन प्रभावों को समझकर बेहतर ढंग से सर मौसमी गतिविधियों और उपग्रह प्रक्षेपण को समझ पाएंगे। L1 क्या है उसमें? सर आप साइंस पढ़ा है आपने? 12th तक पढ़ा है सर। 12th तक पढ़ा है, 12th तो ठीक है। L1 क्या है उसमें? सर L1 लैग्रांजे बिंदु को दिखाता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच में ऐसे 5 लैग्रांजे बिंदु अवस्थित हैं, जिन पे हम देखते हैं कि उस बिंदु पर अगर कोई भी उपग्रह प्रक्षेपित किया जाता है तो उन्हें गति करने के लिए किसी बल की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि पृथ्वी और सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो उन्हें संतुलित कर देता है। तो ऐसे में सर जो L1 बिंदु है वो पृथ्वी और सूर्य के बीच अवस्थित है, तो इस वजह से वहां पर सर सूर्य के सबसे अधिक नजदीक है वो L1 बिंदु, इस वजह से वहां पर भारत में एक विभाग है, अंतरिक्ष विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। जी सर। उसका सेक्रेटरी IAS अधिकारी नहीं होता, इसरो का चेयरमैन होता है। इसके पीछे जानते हैं आप? सॉरी सर, हम ज्यादा जानते हैं। तो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस इज हेडेड बाय इसरो चेयरमैन, कोई IAS अधिकारी नहीं है। जी सर। इसकी क्या वजह हो सकती है आपके हिसाब से? सर मुझे लगता है कि जो साइंस के वैज्ञानिक खोज के प्रति जो दृष्टिकोण होगा, जो नवाचार का दृष्टिकोण होगा, जो वैज्ञानिक प्रवृत्ति होगी, वो कहीं ना कहीं जो इसरो के चेयरमैन है सर उनमें अधिक होगी, और उनमें जो भविष्य की सर जो हमारी योजनाएं होंगी उनकी समझ भी सर इसरो के चेयरमैन को किसी एक सिविल अधिकारी के प्रति अधिक होगी। तो इस वजह से सर मुझे लगता है कि उन्हें अपॉइंट। आदित्य जी सर। अच्छा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद आपको लगता है कि क्रिटिकल थिंकिंग पर कुछ चुनौतियां सामने आएंगी, घने बादल घिरेंगे? क्रिटिकल थिंकिंग तो ओपन थिंकिंग, सोचने की क्षमता विकसित। हाँ, अब सारी चीजें तो टाइप पर अवेलेबल है, कोई ऐसा लगता है कि एक समाज जो हमारा बन रहा है अपडेटेड तो है, लेकिन उसमें सोचने और समझने की क्षमता उतनी नहीं है। सर मुझे लगता है अगर AI का प्रयोग हम बेहतर ढंग से करें तो हम और अधिक क्रिटिकल थिंकिंग कर सकते हैं, कि AI के थ्रू जब हम किसी भी विषय पर नॉलेज प्राप्त करते हैं तो उसके प्रतिपक्ष यानी आलोचनात्मक दृष्टिकोण को भी हम उसे एक नए विशेष दृष्टिकोण में सर और बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। अच्छा, ऐसा है। जी सर। आदित्य, अगर ये बताएं कि हमारे हिस्टोरियन ने एक किताबें लिखी है, उसमें लिखा कि भाई पश्चिम में भारत की पहचान एक सपेड़ा, भिखमंगा, भिखारी और तमाम तरह के निगेटिव नकारात्मक कोनोटेशन से होता था। रुमिला थावर की किताब है, उसमें पहला लाइन ही पश्चिम यही सोचता था। लेकिन आज 2025 में भारत को देखें तो पूरी तरह से बदल चुका है, पश्चिम की सोच भी बदल चुकी है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, हिस्ट्री के विद्यार्थी होने के नाते, बदलाव के बहुत सारे कारण होंगे, लेकिन 3-4 टर्निंग पॉइंट जो महत्वपूर्ण कारण है, जो भारत की फेस को, भारत की इमेज को, तस्वीर को पूरी तरह से बदल दिया, क्या क्या चीजें, 3 या 4 महत्वपूर्ण तत्व? जी सर, ये जो सांप सपेरों के देश के रूप में हमें ये विवरण मिलता है, ये जब इतिहास लेखन में सर, जब प्राच्यवादी और उपनिवेशवादी इतिहास लेखन हुआ तो उन्होंने भारत को इस रूप में दिखाया, क्योंकि उस तत्कालिक समय में सर भारत उस समय एक औपनिवेशिक सत्ता के अधीन था, और वर्तमान में जो हम देखते हैं सर, तो भारत आर्थिक गतिविधियों से लेकर के वैज्ञानिक क्षेत्र से लेकर के सामाजिक क्षेत्र में भी भारत ने व्यापक प्रगति हासिल की है। इस आधार पर सर वैश्विक स्तर पर हम एक महाशक्ति के रूप में दिखाई पड़ते हैं, और इस वजह से सर हमारी जो पृष्ठभूमि है और जो हमारी सर भूमिका है वैश्विक रणनीति, वो बदल चुकी है वर्तमान। अच्छा, मैं तो और कुछ समझ रहा था, चलिए कोई बात नहीं है। आदित्य, फूड बनाने में आपकी लोकल फूड की रुचि है। जी सर। अगर ऐसा होता है कि आप इंटरनेशनल फूड फेस्टिवल लगा हुआ है, जी सर, जैसे अभी दिल्ली में लगा हुआ है नेशनल फूड स्ट्रीट फूड फेस्टिवल लगा हुआ है, तो अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फूड फेस्टिवल लगा हुआ है, भारत को रिप्रेजेंट आप कर रहे हैं और अलग अलग देशों के उसमें व्यंजन है, भारत से आपको 5 ही व्यंजन चुनने का अनुमति है, 5 व्यंजन ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाएंगे। जी सर। वो अधिकार आप ही के पास है। 5 कौन से व्यंजन आप चुनना चाहेंगे?
जी सर। जो अंतर्राष्ट्रीय फूड फेस्टिवल में डिस्प्ले होगा, जो भारतीय होगा? जी सर। सर पहला व्यंजन जो मैं चुनना चाहूँगा वो चावल की खीर के रूप में चुनना चाहूँगा, क्योंकि भारत में जो राइस प्रोडक्शन है सर वो बहुत अधिक है। तो इस तरीके से भारत की जो सांस्कृतिक जो विविधता है वो भी उसमें दिखेगी। इसके अतिरिक्त सर चूँकि जो चावल का उत्पादन है वो उत्तर भारत और पूर्वी भारत में अधिक केंद्रित है, तो सर मैं इसमें गुजरात के कुछ व्यंजन, जैसे हम वहाँ पर देखते हैं सर कि गुजरात के जो व्यंजन है और दक्षिण भारतीय व्यंजन को भी सर मैं वहाँ रखना चाहूँगा। तो व्यंजन तो बहुत सारे, मैं वही वो 5 नाम जानना चाह रहा था। सर इडली डोसा के रूप में हम वहाँ पर व्यंजन रख सकते हैं। इसके अतिरिक्त सर बिहार का जो लिट्टी चोखा है, इन व्यंजन को भी हम रख सकते हैं। और एक व्यंजन सर मैं अपने क्षेत्र का जो निमोना मैं वो कुक करता हूँ पूर्वांचल क्षेत्र में, सर मैं उसको भी एक उस डिश में शामिल करना चाहूँगा। अच्छा, कबड्डी में आपकी रुचि है? जी सर। कबड्डी की शुरुआत कब से हुई और किस एशियन गेम्स में ये खेला गया और फिर बाद में बंद क्यों हुआ, और ओलंपिक तक ये कबड्डी क्यों नहीं पहुंचा? जी सर। सर कबड्डी गेम की शुरुआत भारत में देखते हैं तो महाभारत काल के चक्रव्यूह से इसकी मानते हैं उत्पत्ति, किंतु उस एशियन गेम्स में अगर हम देखते हैं सर तो 1990 में एशियन गेम्स में कबड्डी को शामिल किया गया था। और इसके अतिरिक्त सर ओलंपिक में किसी भी खेल को शामिल करने के लिए जो मानदंड है सर, उसमें ये मानदंड है कि ये कोई भी गेम 4 महाद्वीपों में और 75 देशों में खेला जाना चाहिए। अच्छा, ये जी सर। जबकि कबड्डी में सर हम देखते हैं तो जो इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन है उसमें केवल 31 देशों की टीमें ही नेशनल टीम। हम अभी तक ओलंपिक में एक भी गोल्ड क्यों नहीं जीत पाते? कभी का इंडिविजुअल कभी आ गया तो आ गया, नहीं तो आज भी भारत की स्थिति गोल्डलेस है। इतना बड़ा देश, दुनिया का सबसे बड़ा देश संख्या में, जी सर, एक भी गोल्ड नहीं। सर गोल्ड के प्रति अगर हम देखते हैं तो भारत में खेलों के प्रति जो रुझान रहा था सर एक लंबे इसके लिए किसको दोषी माना जाए? सर दोष ठहराने के अगर हम देखते हैं तो दोषी न ठहरा करके हमें ये इस पूरे मामले को समझना होगा कि हम भारत में सर जो स्पोर्ट कल्चर है वो स्पोर्ट कल्चर बहुत लंबे समय तक हमारी मानसिकता जो समाज में रही है कि स्पोर्ट कहीं ना कहीं एक भटकाव के रूप में, वर्तमान में जो हम सब देखते हैं तो इस तरीके से स्पोर्ट को मानसिकता को हम सर ठहरा सकते हैं। और दूसरा सर मुझे लगता है कि भारत में जो गेम की वैरायटी है सर, हम देखते हैं हम अपने यहाँ केवल एक गेम पर अधिक फोकस है, क्रिकेट हो या इन चीजों में। तो हमारे प्रधानमंत्री या सरकार कोशिश कर रही है कि 2036 या 37 में जब ओलंपिक हो वो भारत में हो, क्या हम इसके लिए तैयार हैं? इससे तो बेड़ा गर्क होगा कि जब अब एक भी गोल्ड जीतने की क्षमता नहीं रखते हैं और अपने यहाँ ओलंपिक करवाएंगे तो क्या मैसेज आएगा? सर हम 2036 तक ऐसी क्षमता डेवलप कर सकते हैं। अभी कॉमनवेल्थ गेम उससे पहले 2030 में सर आयोजित हो रहा है भारत में, तो हम अपने खिलाड़ियों को सर ऐसे इंसेंटिवाइज करके स्टेडियम बनाकर उन्हें ट्रेनिंग और फिटनेस ट्रेनिंग और बेहतर कोच के द्वारा सर हम उन्हें बेहतर ट्रेनिंग दे सकते हैं, जिससे कि ओलंपिक में सर हमारा प्रदर्शन बेहतर हो सके। अच्छा, दलाई लामा हमारे देश में बहुत सालों से रह रहे हैं। जी सर। और उसके कारण से तिब्बत जो हमारा पड़ोसी देश है संबंध खराब हो रहा है। जी। बोलता है क्यों दलाई लामा को आप रखे हुए हैं? एक व्यक्ति के कारण से इतने बड़े देश से दूसरा सबसे बड़ा हमारा आर्थिक देश है जहाँ से ट्रेड होता है, एक समय में तो सबसे बड़ा था। जी। तो क्यों, क्या हमारी दलाई लामा पर सोच नहीं बदलनी चाहिए? दलाई लामा को हमें कहना चाहिए कि महाराज जी प्रणाम, मेरा देश छोड़ दीजिए, एक बड़े देश से मेरा संबंध खराब हो रहा है। सर भारत को अगर हम देखते हैं तो भारत सदैव ही जो शांति की नीति है और जो भारत की जो विदेश नीति है सर, उसमें भारत ने सदैव तिब्बत को जो दलाई लामा है उन्हें का समर्थन किया है और उन्हें भारत अपने एक संरक्षक के रूप में भारत वहाँ भूमिका निभाता है। तो मुझे लगता है सर ये भारत की जो ट्रस्ट जो बिल्डअप होता है इससे सर ये भारत के लिए अन्य देशों के साथ भी विदेश नीति में भारत के ट्रस्ट को सर और अधिक मजबूत करेगा। तो ओवरऑल सर ये भारत के लिए लाभदायक। ठीक है आदित्य। आदित्य, कभी अपने आंसर्स को अपने इंटरव्यू के प्रिपरेशंस के दौरान एआई इनेबल्ड चैट बॉक्सेस में टेस्ट किया है? व्हाट कुड बी द राइट आंसर फॉर दिस? जी सर, हम अपने आंसर्स को एआई के थ्रू जांचने का प्रयास करते हैं और एआई के थ्रू अपने आंसर में सर और वैल्यू एडिशन भी करते हैं। तुम्हें लगता है कि ऐसा करना चाहिए? एक पर्सनालिटी टेस्ट की तैयारी के दौरान एआई से यह पूछना कि क्या इसका सही आंसर क्या हो सकता है, एआई का जो इनपुट होता है जहां से वो अपने आंसर्स लेता है और तुम्हारा व्यक्तित्व जहां से आंसर लेता है, वो दोनों अलग अलग सोर्स हैं और तुम्हारे पर्सनालिटी टेस्ट के आंसर्स को वो प्रभावित कर सकता है। सर एआई के थ्रू जब मैं जो आईआर के विषय हैं या जो बहुत ही गहन विषय हैं, मैं उन विषयों पर उसकी राय जानना चाहता हूँ, जिससे कि सर मेरे पास एक समय की एक सीमा है, तो मैं बहुत अधिक सोर्सेज सर नहीं पढ़ सकता हूँ। तो मैं एआई को उसको गाइडेंस दे करके उसके थ्रू, ताकि मैं बेहतर ढंग से और बहुत अधिक सोर्सेज को
कम समय में सर पढ़ सकूं। तो बाकी उन सोर्सेज को पढ़कर सर विचारधारा मैं खुद अपनी निर्मित करता हूँ। केवल मैं उनके थ्रू वहां पर अपने तथ्यों को कलेक्ट करता हूँ ताकि मैं अपनी विचारधारा को निर्मित कर सकूं better। आधुनिकता से क्या समझते हो? मॉडर्निटी? मॉडर्निटी सर मुझे लगता है ये विचारधारा के रूप में देखते हैं। ये आधुनिकता की जो विचारधारा है, जो आधुनिकता विचारधारा है या कुछ और है? सर आधुनिकता मुझे लगता है कि विचारधारा के साथ साथ जो हमारी जो रहन सहन की प्रवृत्ति है उसमें भी दिखती है, और जो हमारा इन्वायरमेंट होगा सर उसमें भी आधुनिकता का एक परिप्रेक्ष्य होता है। विश्व इतिहास में मॉडर्निटी की शुरुआत कब मानते हो? वैश्विक इतिहास की बात कर रहे हैं। जी सर, मुझे लगता है प्रबोधन के काल के पश्चात जो विश्व इतिहास में जो एक नई तथ्य और तर्कों आधारित जो विचारधारा आई। भारतीय इतिहास में सर भारतीय इतिहास में अगर हम देखते हैं तो किसी एक समय काल को हम आधुनिकता का परिचय नहीं मान सकते हैं, किंतु जो 18वीं सदी है सर उसमें हमें आधुनिक विचारों का आगमन देखने को मिलता है। तो उसके अकॉर्डिंग सर 18वीं सदी के पूरे काल को हम एक संक्रमण काल के रूप में आधुनिक काल की शुरुआत में। क्योंकि तुमने कहा कि विचारों की आधुनिकता, किस विचार को आधुनिक मानते हो और किस विचार को मध्यकालीन मानते हो सर या प्राचीन मानते हो? सर विचारों में अगर हम प्राचीन विचार देखते हैं तो वो प्राचीन काल के अकॉर्डिंग तर्कसंगत दिखाई देते हैं, किंतु जैसे सर हम देखते हैं कि जो धार्मिक प्रभाव है और वैज्ञानिक जो प्रगति सर कम रही है, जब हम मध्यकालीन इतिहास देखते हैं सर तो वहाँ पर जो धार्मिक विवाद हमें अधिक दिखाई पड़ते हैं, और इसके अतिरिक्त सर जो तार्किक विचारधारा है वो तर्क आधारित विचारधारा हमें कम दिखाई पड़ती है। जबकि जब हम आधुनिकता की बात करते हैं तो यहाँ पर सर हम जो भी हमारी प्रथाएं हैं, जो भी रिचुअल्स हैं, उनको तर्क के आधार पर, तर्क की कसौटी पर कसकर देखते हैं। कबीर के दोहों को पढ़ा है तुमने? जी सर। किस काल के हैं कबीर? सर कबीर मध्यकालीन के। उनके विचार तुम्हें तार्किक नहीं लगते? सर अगर हम इस विषय में देखते हैं तो कबीर अपने समय के एक महान लेखक के रूप में दिखाई पड़ते हैं, किंतु सर वो एक व्यक्ति के आधार पर हम पूरे काल का निर्धारण नहीं कर सकते हैं। तो कबीर के अतिरिक्त जो हम सर उस पूरे काल की बात करते हैं, जन सामान्य की बात करते हैं, तो उनमें कबीर के जितना साहस नहीं दिखता है कि वो जाति प्रथा पर, धर्म पर उस तरीके से उंगली उठा सकें। यहाँ क्या तक तुम ये कह रहे हो कि वैचारिक आधुनिकता के साथ साथ संस्थागत रूप से हम मध्यकालीन काल में थे, विचार हमारे उन्मुक्त हो गए थे, आधुनिक हो गए थे, लेकिन संस्थाएं हमारी मध्यकालीन की ही थी? सर विचारिक राजवंश को आधुनिक संस्था मानते हो या मध्यकालीन या प्राचीन संस्था मानते हो? सर राजवंश में अगर हम देखते हैं कि अगर निरंकुश राजवंश है तो मैं सर उसे मध्यकालीन इतिहास में रखना चाहूंगा, लेकिन अगर वो राजवंश जैसे हम यूरोप में देखें या भारत में भी, तो राजवंश का एक लंबा समय तक वो आधुनिक काल में भी वो राजवंश दिखाई पड़ते हैं, किंतु राजवंशों की जो प्रवृत्ति है सर उसमें बदलाव मिलती है। इसके राजनीतिक रूप से एक संस्थागत तरीके से राजवंश आधुनिक संस्था है या मध्यकालीन संस्था है? सर इस विषय में एग्जैक्ट हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि आधुनिक और मध्यकालीन दोनों समय में ही हमें राजवंश दिखाई पड़ते हैं। सर इसका निर्धारण हमें जन सामान्य से करना। पोस्ट मॉडर्निज्म का नाम सुना है? उत्तर आधुनिकता। जी सर। क्या है ये? आधुनिक काल के पश्चात जब हम देखते हैं सर कि अब वर्तमान समय में जिस तरीके से विश्व नई दिशा की तरफ बढ़ रहा है, इसमें हम तकनीक की बात करते हैं और अधिक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, ये सर मैं उसे उत्तराधुनिक उसे ही कहते हैं। कुछ उत्तराधुनिक विचारक 2-3 नाम बता सकते हैं? पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर्स। सर मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ इसमें जो सबाल्टर्न विचारधारा रही होगी, जो जिन्होंने दोबारा इतिहास को एक नए दृष्टिकोण से देखा उत्तर आधुनिक रूप में, तो सर मैं इस यहाँ तक समझ पा रहा हूँ। ये आदित्य, हमको ये बताएं कि एक अच्छे सिविल सर्वेंट में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, जिसको जैसे हम लोग बोलते हैं ऑफिसर लाइक क्वालिटीज, क्या क्या गुण होने चाहिए एक अच्छे सिविल सर्वेंट बनने के लिए? जी सर एक सिविल सर्वेंट के रूप में उसे संवैधानिक जो नैतिकता है और जो सिविल सेवा आचरण संहिता के जो कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं, उन कर्तव्यों के प्रति उसके अंदर पूर्ण रूप से प्रतिबद्धता होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त सर उसके अंदर ईमानदारी, क्योंकि ईमानदारी ही जो जनसेवक के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण है। इसके अतिरिक्त सर मुझे लगता है उसके अंदर वस्तुनिष्ठता और निष्पक्षता के गुण होने चाहिए। और सिविल सर्वेंट का मोटो क्या होना चाहिए? सॉरी सर, मोटो मतलब क्या मिशन होना चाहिए कि क्या करना चाहते हैं? सर उसका जो सिविल सेवा क्या अचीव, मतलब इन गुणों के साथ क्या अचीव करना चाहते हैं आप? सर जो सरकार की नीतियां हैं उनके जो जनता के प्रति, जनता को उसका बेहतर ढंग से लाभ मिल सके और व्यापक स्तर पर वो जन सामान्य को लाभान्वित कर सके और अपने उन कर्तव्यों को पूरा कर सके, इसका मोटिव है। देखा जाता है जनरली कि पब्लिक जो है, जो हमारा पब्लिक डिलीवरी सिस्टम है, जी सर, उस पे जो है सभी लोग में काफ़ी ज़्यादा असंतुष्टि है।
तो वो आपको जो है, जैसे आप जिस डिस्ट्रिक्ट में है वहाँ पे आप इंचार्ज हैं, तो आप कौन कौन सा पब्लिक डिलीवरी सिस्टम में इम्प्रूवमेंट करना चाहेंगे? जी सर। सर पहली चीज़ तो जो मैं पब्लिक डिलीवरी सिस्टम में लाना चाहूँगा वो ये होगा कि पब्लिक डिलीवरी सिस्टम में सर जो करप्शन की समस्या हमें दिखाई पड़ती है उस समस्या पर हम नियंत्रण ला सकते हैं। इसके अतिरिक्त सर जो जनता की शिकायतें हैं उन शिकायतों पर अगर हम वर्तमान समय में देखते हैं सर तो वो पेंडेंसी रेट बहुत ज़्यादा है। जैसे सीपी ग्राम पोर्टल पर हम देखते हैं तो उधर भी 60% शिकायतें लगभग 2 वर्ष से पेंडिंग है। तो जनता की मांग जो है सर उसका बेहतर ढंग से निपटारा होना चाहिए कि हम पब्लिक डिलीवरी सिस्टम में जनता की ध्यान रखें। और इसके अतिरिक्त सर जो वर्तमान में ऑनलाइन व्यवस्था है तो मैं चाहूँगा उसका भी उसमें और अधिक ढंग से हम प्रयोग कर सकें। ये बताएं कि जो लैंड रिफॉर्म्स है उसके कारण से लोगों में काफ़ी ज़्यादा लोग दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं। तो आपने कभी लैंड रिफॉर्म्स के बारे में सुना है कि क्या क्या यूपी में क्या लैंड रिफॉर्म्स हो रहे हैं? सर वर्तमान लैंड रिकॉर्ड्स के बारे में, जी जो लैंड रिकॉर्ड्स रिलेटेड जो रिफॉर्म्स है उसके बारे में आपने सुना है कुछ? जी सर। सर बताओ। अगर हम पहले के समय में देखते हैं तो हदबंदी और चकबंदी जैसे लैंड रिफॉर्म किए गए थे। और वर्तमान समय में जब हम देखते हैं सर तो जो भी लैंड रिकॉर्ड है उनका आधुनिकीकरण किया जा रहा है, उनको डिजिटलाइज किया जा रहा है सर। तो यूपी या भारत में देखते हैं सर तो लैंड के स्वामित्व को लेकर के सर विवाद हमें दिखाई पड़ता है कि किसी भी भूमि का वास्तविक स्वामित्व किसके पास है। इसके डॉक्यूमेंटेशन की कमी के कारण इसमें सर अधिक विवाद हमें देखने को मिलता है। इसको कैसे हैंडल किया जाए, कैसे दूर किया जा रहा है? यूपी गवर्नमेंट में कोई स्कीम है, कैसे चला रही है? मतलब अभी क्या स्टेटस है यूपी गवर्नमेंट में लैंड रिकॉर्ड्स का? सर यूपी मतलब क्या आप ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं क्या जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं? जी सर। यूपी सरकार ने लगभग इस क्षेत्र में बहुत प्रयास किया है और इसमें भूलेख नाम से उन्होंने एक डिजिटल ऐसा पोर्टल बनाया है जहां पर हम जाकर अपनी जो जितनी भूमि है उसका हम देख सकते हैं कि हमारी भूमि कितनी है और कहाँ पर अवस्थित है। इसमें सर कुछ क्षेत्र छूटे रह गए हैं जिस पे लेकर सरकार लगातार सर काम कर रही है। और राष्ट्रीय डिजिटल भूमि आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत इसमें सर जितने भी भूमि है उनका सर हम आधुनिकीकरण कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट जो है जो लैंड रिकॉर्ड्स जो है उसको वेरीफाई करती है कि कैसे किसके पास कितना लैंड है, क्या टेक्निक वो लोग यूज करते हैं? जो लैंड रिकॉर्ड जो लैंड है उसको सर्वे कैसे करते हैं, क्या टेक्निक से? जो पुराने टेक्निक है कौन करता है? जो गांव में या डिस्ट्रिक्ट में ये लैंड को सर्वे कौन करता है? इस विषय में सर नहीं एग्जैक्ट मतलब क्या पटवारी, क्या यूपी में कौन होता है? लेखपाल के रूप में सर मैं समझ पा रहा लेखपाल, हूँ। हाँ। जी सर। तो वो किस तरह से करते हैं, मतलब क्या सर्वे कैसे होता है? सबसे इम्पोर्टेंट तो लैंड सर्वे है, जी सर। तो लैंड सर्वे कैसे होता है? सर उनके पास जो रिकॉर्ड डेटा होता है कि किसी व्यक्ति के पास कितनी जमीन है तो सर वो उसके द्वारा उसकी नपाई के द्वारा उन्हें हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में दोबारा से भूमि नाप की जा रही है लेखपाल के द्वारा और उनके डॉक्यूमेंटेशन को वेरीफाई किया जा रहा है। और जो भी विवादित हैं उनमें दोनों पक्षों को संबंधित करने का प्रयास किया जा रहा है कि वो सुलह कर सकें। यूपी गवर्नमेंट की कोई ऐसी स्कीम बताएं ये हेल्थ पे जो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है? हेल्थ पे कोई अच्छी स्कीम है कि यूपी गवर्नमेंट में? जी सर। सर महिलाओं के लिए उत्तर प्रदेश में अगर हम देखते हैं तो मातृ वंदना योजना जो भी चलाई जाती है सर उसके तहत उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है कि महिलाओं को लेकर के कि जो भी महिलाओं को गर्भावस्था के पश्चात जो सुविधाएं उपलब्ध करानी होती हैं तो उत्तर प्रदेश में सर आशा वर्कर और आंगनबाड़ी के द्वारा इस क्षेत्र में सर बहुत अच्छा कार्य किया गया। ये आयुष्मान क्या है? आयुष्मान स्कीम है ना, जो और कार्ड क्या बोलते हैं, कार्ड होता है आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान स्कीम के बारे में कुछ आइडिया आप जी सर। क्या बताएं? सर भारत में एक स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र में चलाई गई स्कीम है जिसमें अगर हम देखते हैं तो भारत में लगभग 16 करोड़ परिवारों ने इसमें रजिस्टर्ड किया है और उत्तर प्रदेश इसमें प्रथम स्थान पर है। सर इसमें ऐसी स्कीम है कि प्रत्येक परिवार जिसमें परिवार की संख्या निर्धारित नहीं है कि परिवार में कितने व्यक्ति होंगे उन्हें वार्षिक रूप से सर 5 लाख का बीमा प्रदान किया जाता है। इनकम है, एलिजिबिलिटी कंडीशन में इनकम है क्या? नहीं सर जहां तक मैं याद कर पा रहा हूँ नहीं। अच्छा, कोई भी कर सकते हैं? जी सर। अच्छा, क्या है आप और इलेबोरेट करें फर्दर? इसके अतिरिक्त सर इसमें जन आरोग्य केंद्र भी खोले जा रहे हैं जिनसे कि हम सस्ते दवाओं को उपलब्ध करा सके लोगों को। और इसमें सर सरकारी अस्पताल के अतिरिक्त जो रजिस्टर्ड निजी अस्पताल हैं उनको भी सर शामिल किया गया है। सिटीजनशिप का डिफाइन कर सकते हैं क्या? सिटीजनशिप या उसमें जो लेटेस्ट जो भी लॉज हैं बता सकते हैं कि कब? इसके लिए सर नागरिकता अधिनियम 1956 में पारित किया गया था, संसद ने बिल पारित किया था जिसमें हाल में अगर हम देखते हैं सर तो 2019 में इसमें परिवर्तन किया गया था। नागरिकता सर भारत में जो भी निवासी हैं उनमें अगर हमने इसमें 5 तरीके से सर भारत में नागरिकता प्रदान की जाती है जिसमें जन्म से, वंश से और रजिस्ट्रेशन के द्वारा और देशीकरण के द्वारा सर मैं याद कर पा रहा हूँ जिसके द्वारा हम नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं।
और इसके अतिरिक्त सर एक और प्रावधान है कि अगर हम किसी क्षेत्र का अधिग्रहण करते हैं तो उन व्यक्तियों को भी सर हम नागरिकता प्रदान कर सकते हैं। आदित्य, आपकी हॉबी है लोकल कुकिंग जी डिशेस, हाँ। तो लोकल कुकिंग डिशेस आप अपने मन से कोई स्पेशल डिशेस बनाते हैं कि वहाँ के अपने एरिया की लोकल, एरिया की Specific लोकल local। जी हाँ। जैसे निमोना और जैसे पैराडिसेस। अच्छा, ये आप बनाना जानते हैं। जी मैम। तो मैं चाहूँगी कि आप लोकल कुकिंग डिशेस को कंपेयर करें पॉलिसी मेकिंग से। कर सकते हैं कंपेयर? जी मैम। कैसे करेंगे? पॉलिसी मेकिंग में जब हम देखते हैं लोकल डिशेज कि हमारे पास जो भी रिसोर्स में अवेलेबल है हम उन्हीं रिसोर्स के थ्रू हम अपनी लोकल डिशेज बना रहे हैं। ऐसे ही पॉलिसी मेकिंग में हमें ये ध्यान रखना चाहिए हमारे पास कौन से रिसोर्स अवेलेबल हैं और उस रिसोर्सेज से हम बेहतर उसमें प्रदर्शन कर सकें। इसके अतिरिक्त मैम जब भी हम लोकल डिशेज बनाते हैं उसमें अगर कुछ कमियां हमें देखने को मिलती हैं तो हम उन्हें बहुत ही जब हम किसी जैसे मैंने लोकल डिश बनाई या बाहर की किसी व्यक्ति को खिलाई तो उन्होंने उसमें जो भी कमियां बताई तो मैंने उसमें मैम काफ़ी सुधार भी किया। इसी तरीके से मैम मुझे लगता है कि पॉलिसी मेकिंग के स्तर पर अगर हमें कोई Evaluation कमियां आती हैं तो उनमें बेहतर ढंग से उसको सुधार कर सकते लोकल बनने के लिए क्या एट्रीब्यूट जो है वो लोकल है, हैं। मैम उसमें उस लोकल पे फोकस करिए। हाँ, अच्छा ओके। आंसर। लोकल में अगर हम देखते हैं मैम कि स्थानीय जो भी हमारे व्यंजन होते हैं उसमें स्थानीयता और जो स्थानीय संस्कृति है उसकी भी एक बड़ी भागीदारी है। तो इसी तरीके से अगर हम पॉलिसी मेकिंग करें तो वन फिट्स फॉर ऑल अप्रोच को ना अपना करके हमें अलग अलग क्षेत्रों के लिए और अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग नीतियां बनाई जाती। सो लोकल बेस्ड जो नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस हैं, जो भी किसी भी एनवायरनमेंट सॉल्यूशन हो या किसी भी तरह का सॉल्यूशन हो उसमें रिफ्लेक्ट होना चाहिए इंडिजिनस। जी। ठीक है। और अगर आप सिक्योरिटी की बात करें तो 2-3 वर्ड्स आते हैं सिक्योरिटी के नाम पे, फूड सिक्योरिटी, वाटर सिक्योरिटी, और भी है जैसे एनर्जी सिक्योरिटी। इनमें आपके हिसाब से कौन सी ज़्यादा मायने रखती है और प्रायोरिटी में आप क्या रखेंगे? कौन सी सिक्योरिटी आपके लिए इम्पोर्टेंट है कंट्री के लिए? मैम कंट्री के लिए मुझे लगता है कि तीनों ही सोर्सेज इंपॉर्टेंट हैं। इसमें किसी एक को हम वैरायटी नहीं दे सकते क्योंकि भोजन के बिना जीवन की कल्पना नहीं, भोजन और जल के बिना हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। और इसके अतिरिक्त मैम ऊर्जा भी जीवन में एक महत्वपूर्ण पहलू के रूप में दिखाई देती है। कहीं आपको रैंक करना पड़े तो कौन सी ज़्यादा रहेगी? अ, कहीं चॉइस करनी पड़े, ट्रेड ऑफ करना ही होता है कहीं जी ना कहीं। मैम मुझे लगता है कि मैं सर्वप्रथम वाटर को ज़्यादा रखना चाहूँगा क्योंकि वाटर के बिना हम बहुत ही कम समय तक रह सकते हैं। दूसरे नंबर पर मैं फूड को रखूँगा और तीसरे नंबर पे एनर्जी को। थैंक यू। थैंक यू आदित्य। जी थैंक यू सर। थैंक यू। एक दो चीज मैंने पॉइंट आउट की है कि जैसे खासतौर से सर के क्वेश्चन में इन्होंने बड़ा प्रिसाइजली कहा था कि मुझे 4 चीज चाहिए, 5 चीज चाहिए, जी है ना, तो वो प्रिसाइज होना चाहिए। मैं उसमें सर थोड़ा सा ब्लैंक कर गया। मैं पॉइंट आउट किया था इन्होंने कि मुझे 4 ऐसे पॉइंट बताओ, है ना, 2 बार ऐसा हुआ मेरे ख्याल से, उसको ध्यान में रखना है, बिल्कुल सर। है ना। और मुझे लगता है कि जैसे बोलने में कुछ ज्यादा जल्दी हो रही है, अच्छा थोड़ा सा पेशेंस चाहिए, ओके सर। First time है। थोड़ा सा पेशेंस चाहिए। आंसर तो ठीक दिया, जो बाकी जो दिया आंसर वो तो ठीक है, थोड़ा सा पेशेंटली दोगे आंसर तो और मेरे ख्याल से इम्फेटिक होगा। जी सर। आदित्य, ये नॉलेज का तो टेस्ट है नहीं, क्लैरिटी ये दिमाग से निकाल दो जी कि आप 10 क्वेश्चन हो सकता है 9 क्वेश्चन का जवाब ना दें और आपका भाव भंगिमा पोस्चर एकदम ठीक रहे, हो सकता है कि बहुत अच्छा नंबर मिल जाए, क्योंकि पर्सनालिटी का टेस्ट है कि क्राइसिस मोड में आप अपने आप को कैसे निकाल कर अपनी चीजों को संयमित रखकर बातें रखना चाहते हैं। यहाँ पर रटन वाला नहीं कि एकदम रोट लर्निंग वाला मैकेनिकल एक के बाद बोल रहे हैं उसी स्टीरियोटाइप का। जी वो 1-2 क्वेश्चन से ही आपका पता चल जाएगा कि आप में वो एनालिटिकल स्किल है, वो थिंकिंग वाला एबिलिटी है। तो जरूरी नहीं कि प्रश्न पूछा जाए आप जवाब देने लगे। यू कैन पॉज, यू कैन मतलब आप ये कर सकते हैं, सोच सकते हैं, 10 सेकंड मांग सकते हैं, 1 मिनट मांग सकते हैं, फिर जवाब दे सकते हैं। उस चीज को देखिए। बाकी निर्णय जैसा कि सर ने बिल्कुल सही पकड़ा कि कुछ जहाँ पर डिसीजन मेकिंग है ना, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी बड़ा कम समय मिलता है एडमिनिस्ट्रेटर को। सर सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर रहे हुए हैं, कई बार इन लोगों को पुलिस व्यवस्था में तुरंत निर्णय लेना पड़ता है 10 सेकंड में। तो वो चीजें उन लोग देखना चाहता है कि वो एबिलिटी है कि नहीं आप में। बिल्कुल। बाकी यहाँ तक पहुंचे तो सारे खूबियां तो हैं ही आप में। आप थोड़ा सा
शुरू में रिलैक्स्ड की ऑप्टिक्स देते हैं, जैसे अभी आप मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन आंसर देते समय ये सीरियस हाँ वो आपकी मुस्कुराहट गायब हो जाती है। जी ठीक है, तो वो जो चीयरफुलनेस है वो दैट शुड accompany ऑल थ्रू योर आंसरिंग। ठीक है, केवल शुरू और अंत में नहीं होना चाहिए जी ये। बिल्कुल और आपके आंसर्स अच्छे हैं, लेकिन कई क्वेश्चंस में आपको थोड़ा समय लेकर और स्ट्रक्चर फ्रेमिंग 2-3 सेकंड में कर लेना चाहिए, जी उससे आपका आंसर बढ़िया होता है। अभी जो सिचुएशन रिएक्शन की बात हो रही थी, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट की स्प्लिट सेकंड्स में आपको डिसीजन लेना है और ये करना है, तो कई बार जो घुमावदार प्रश्न होता है उसमें कई बेसिक्स को बस याद रखिए एज एन एडमिनिस्ट्रेटर कि कॉन्स्टिट्यूशनली सही है, एडमिनिस्ट्रेटिवली अप्रोप्रिएट है और ह्यूमन उसमें टच है कि नहीं। जी सर। तो इस तरह के कोऑर्डिनेट्स को यूज कीजिए कि उस पर बिल्कुल इन 3 कसौटियों पर बिल्कुल खड़ा उतरना चाहिए, कोई भी स्टैंड आप लें तो। जी आंसर्स में भी अगर आप चूंकि आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, एमए किया हुआ है एंशिएंट हिस्ट्री में, तो आपके आंसर्स में जैसे मॉडर्निटी के ऊपर आपसे सवाल किया गया था, तो इस बात को स्वीकारने में कोई दिक्कत नहीं है कि मॉडर्निटी ऑल्सो इज अ हिस्टोरिकल इवेंट। ये एक कालखंड में एक समय पर कहीं होता है, ऐसा नहीं है कि शाश्वत है और हमेशा हम मॉडर्न ही रहें। ठीक है, तो वो जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी वाला है उसको छोड़िए और हिस्टोरिकली आप टेनेबल आंसर दीजिए। बिल्कुल ठीक है, जी उसमें द्वंद्व नहीं होना चाहिए बिल्कुल। जी। गुड आंसर्स, बस वही है कि थोड़ा अपने आंसर्स को और थोड़ा क्रिटिकल और डीप बना दें, जैसे ना, जैसे आप और डिटेल में जा सकते हो थोड़ा सा, और किसी भी सिनेरियो में देने से थोड़ा डेप्थ में चले जाएगा। ठीक है जी चलो, ऑल द बेस्ट। ठीक है, थैंक यू सर। सेटिस्फाइड हो? अच्छा इंटरव्यू हाँ हुआ जी तुम्हारा? कोई चीज छूटा तो नहीं ना? नहीं सर, ओवरऑल ठीक था, बस स्माइल मेरी इससे पहले भी कम रही है, तो इस हम बार लोग थोड़ा थे। हाँ बिल्कुल सर। ठीक है, ओके, थैंक यू।